दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित ये जीके कैप्सूल्स जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसमें पूरे चैप्टर में उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान है। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है और डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों इसमें कैप्सूल बुक के अंतर्गत बहुत ही नोटेड पॉइंट हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और आजकल जो आपका सिलेबस है उस पे उत्तर प्रदेश से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीएससी का परीक्षा हो, आरओ या फिर अन्य परीक्षाएं हो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश से सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये आपका 13वां जो चैप्टर है उत्तर प्रदेश साहित्य और एवं पत्र पत्रिकाएँ। उत्तर प्रदेश के क्रम में जो उत्तर प्रदेश की साहित्य हैं और पत्र पत्रिकाएँ हैं। और दूसरा चैप्टर दोस्तों हमारा होगा उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। इन दोनों चैप्टर को लेकर के एक ही वीडियो में समाहित किया गया है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर आज के सेशन की बात करें तो हमारा ये 13वां चैप्टर है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये राजनीतिक और सामाजिक चिंतन की समझ पैदा करने के साथ साथ विचार की सामर्थ्य पत्रकारिता के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं को पूर्णतः जागरण और स्वाधीनता की चेतना से जोड़ने का काम ये भारतेंद्र युग में हुआ था। कब हुआ था ये दोस्तों? भारतेंद्र युग में शुरू हुआ था। और भारतेंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और ये बाल बोधिनी का प्रकाशन आरंभ किया। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बाल कृष्ण भट्ट ने किया जो कि 1877 ईस्वी में किया। और स्थान था जो वो था प्रयाग, अर्थात ये बाल कृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में प्रयाग में से ये अपना जो है अपनी प्रकाशन रचना की। उत्तर प्रदेश से आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण नागरी, नीरज सरस्वती पत्रिका, भारत जीवन, हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया। और प्रदेश में धार्मिक पत्रिकाएं जो होती हैं, बाल साहित्य है, राजनीतिक है। और राजनीतिक के अतिरिक्त दोस्तों अन्य पत्रिकाएं हैं, इनका प्रकाशन होता है। धार्मिक पत्रिका कल्याण है जो गोरखपुर से प्रकाशित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा वर्ष 1845 में प्रकाशित एक बनारस अखबार हुआ जो कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था। हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मातंड, ये इसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल जो कि कानपुर से संबंधित हैं, कानपुर के थे। और वर्ष 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला पत्र जो स्वदेश है वर्ष 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था ये उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू जो पत्र है जिसका नाम है सदरुल अखबार जो कि आगरा से 1848 में प्रकाशित हुआ। और राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक जो मासिक पत्रिका है वो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई। राज्य सूचना विभाग की जो विकास परक मासिक पत्रिका है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश संदेश है। और राज्य सूचना विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका ये नया दौर है। गीता प्रेस गोरखपुर का धार्मिक पत्रिका कल्याण है जो कि बहुत ही चर्चित है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है और इस धार्मिक पत्रिका नाम है कल्याण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है ये समाचार पत्र दिए गए हैं, संपादन दिया गया है और स्थान दिया गया है कि कहाँ कहाँ से संपादित हुआ है। तो ब्राह्मण जो पत्रिका है दोस्तों, ये ब्राह्मण समाचार पत्र है, ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ये संपादित की गई है। और ये कानपुर से हुआ है और किस साल में हुआ है? 1883 ईस्वी में। अब दूसरे की बात करें तो आनंद कादमिनी है जो कि बद्री नारायण चौधरी हैं प्रेमघन इनका नाम है। ये इसके संपादक हैं। और ये मिर्ज़ापुर से संपादित हुआ है, स्थान है। और ये 1881 ईस्वी में संपादित किया गया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमारी जो पत्रिका है अर्थात समाचार पत्र है वो हिंदू है। और इसके जो प्रकाशक हैं ये अंबिका प्रसाद गुप्त हैं और ये वाराणसी से प्रकाशित हुआ है जो कि 1909 ईस्वी में हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो समाचार पत्र है वो प्रताप है जो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादन करता है यानी संपादक हैं। और कानपुर से संपादित हुआ है जो कि 1910 ईस्वी में संपादित किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य पत्रिकाएं और भी हैं जैसे हंस है
तो हंस के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद हैं और ये वाराणसी से हुआ है, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ है। अब नेक्स्ट आता है अभ्युदय। अभ्युदय की अगर बात करें दोस्तों तो पंडित मदन मोहन मालवीय ये इसके संपादक हैं और 1907 ईस्वी में ये संपादित किया गया है। अब आता है कवि वचन सुधा। दोस्तों इसके संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र और ये बनारस से किया गया है। ये 1867 ईस्वी में संपादित किया गया है। अब आता है दैनिक हिंदुस्तान। इसके संपादक हैं मदन मोहन मालवीय और ये 1885 ईस्वी से संबंधित है। कल्याण पत्रिका है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो गीता प्रेस गोरखपुर जिसका जो है प्रकाशक, और ये गोरखपुर से प्रकाशित की है, जो कि 1926 ईस्वी में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति की बात करें दोस्तों तो गायत्री परिवार से संबंधित है और ये मथुरा से प्रकाशित होती है। फिर आता है ये सरस्वती और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हैं। जामिए जहानुमा भारत में उर्दू का ये पहला अखबार है। ये लाला सदा सुखलाल और हरि जो दत्त हैं इसके संपादक हैं और ये कलकत्ता से प्रकाशित है, जो कि 1822 ईस्वी में हुई थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है यह सदरुल अखबार, जो कि प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार है। इसके जो संपादक हैं वो प्रोफेसर सिफेंक हैं और आगरा से हुआ है 1848 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अब आता है कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई इसके संस्थापक हैं, लखनऊ से संपादित है। और वीर भारत दोस्तों बस्ती से है। आज जो पत्रिका है वो शिव प्रसाद गुप्त हैं और हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकमित्र का प्रकाशन जो वर्ष रहा है वो 1863 ईस्वी में रहा है और आगरा से हुआ है। ईसाइयों का मासिक पत्र था और जो शुद्ध हिंदी में छपता था। प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वर में सुंदरलाल के पत्र कर्मयोगी ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो मुंशी जो बख्तावर हैं, मुंशी बख्तावर सिंह का मासिक पत्र है आर्य दर्पण और आगरा अखबार का प्रकाशन शाहजहाँपुर व आगरा से होता था। वर्तमान में प्रदेश में सहाफत अनवार कौम जो लखनऊ संबंधित है, आवाज़ ये मुल्क वाराणसी और सियासत जहीद कानपुर आदि उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। अब दोस्तों आगे की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा आता है ये दैनिक जागरण, आज, स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, ये आदि जो है आजकल के प्रमुख समाचार पत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो पत्र पत्रिकाएं दोस्तों दी गई हैं, ये मैप के माध्यम से दिखाया गया कि किस किस जिले से छापा जाता है, वहाँ से प्रकाशित होता है। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा बरेली आता है और बरेली आपका ये है, इसका जो ये ब्रह्म ज्ञान प्रकाश है, ये केशव चंद्र सेन इसके संपादक हैं और तत्वबोधिनी हैं इसके हैं गुलाब शंकर हैं। अब ये लखनऊ से जो प्रकाशित होता है दोस्तों, ये भारत पत्रिका है और हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में प्रकाशित होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो गोरखपुर है। गोरखपुर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ से कल्याण पत्रिका होती है, जो 1926 में शुरू की गई थी। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से होती है। और गोरखपुर से एक और होता है गीता प्रेस गोरखपुर से, अर्थात कल्याण पत्रिका है। और बहुत सी धार्मिक की जो पुस्तकें हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बनारस से जो प्रकाशित होता है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो ये बनारस का एरिया है। बनारस के अंतर्गत आपका बनारस अखबार है, प्रदेश का पहला दैनिक अखबार है, जो कि 1945 में ये गोविंद रघुनाथ दत्ते के जो द्वारा की गई थी। ये कौन है? ये गोविंद रघुनाथ दत्ते हैं, इनके द्वारा की गई। और आज दैनिक समाचार पत्र जो 1920 से प्रकाशित हो रहा है। अब नेक्स्ट की बात करें तो प्रयागराज आता है। प्रयागराज से आपका सरस्वती पत्रिका जो कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित की गई। और कानपुर नगर की अगर बात करें तो कानपुर से प्रताप पत्रिका है, ये 1910 से प्रकाशित की गई और गणेश शक्कर विद्यार्थी इसके संपादक हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों झांसी। तो झांसी से देखना है कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों ये एमपी से घिरा हुआ है, ये एमपी से झांसी जो है ये घिरा हुआ है और इधर ये ललितपुर पड़ता है। तो दैनिक जागरण है जो सर्वाधिक ये प्रसार वाला है और 1942 से संबंधित है। 42 से इसका जो है
प्रकाशन हुआ है। अब आता है, नेक्स्ट आता है इटावा। इटावा की बात करें तो ये है जो है प्रजहित। और आगरा की बात करें तो आगरा से आपका यह है सदैल अखबार उर्दू का है, पहला अखबार है जो कि 1946 से संबंधित है। और उजाला जो है हिंदी दैनिक है, 1948 से प्रकाशित किया गया है। तो ये रहे दोस्तों आपके जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, जो कि आपके मैप के द्वारा ये समझाए गए हैं। अब चलिए इनको डिटेल्स देख लेते हैं। अब भाषा विभाग की अगर बात करें तो भाषा विभाग के अंतर्गत क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी और राजकीय भाषा घोषित किया गया था इसको। 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों अब ये भाषा दिया गया है, संस्थान दिया गया है जो भाषा का संस्थान है। स्थापित वर्ष दिया है, विशेषता इसकी क्या रही अब तक की ये देख लेते हैं। तो ये है, भाषा की बात करें तो हिंदुस्तानी अकेडमी जो प्रयागराज में है, ये इसका स्थापित वर्ष है जो स्थापना हुआ है 1927 मार्च में हुआ है। और इसकी विशेषता क्या रही है अब तक की, तो हिंदी है, उर्दू है, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है और साहित्य को ये प्रोत्साहन हेतु है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान है जो लखनऊ में है। और इसका प्रकाशन जो शुरू हुआ वो दिसंबर 1976 है। अब इसकी विशेषताओं की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता की बात करें अगर, तो पहली विशेषता भारत भारती हिंदी गौरव महात्मा गांधी साहित्य भूषण सहित कुल 111 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यहाँ से बच्चों की पत्रिका बालवाड़ी की पत्रिका है, एक बालवाड़ी। और ये द्वैमासिक भारती और साहित्य पत्रिका साहित्य भारती त्रैमासिक का प्रकाशन होता है। दोस्तों इसकी स्थापना पुरुषोत्तम दास, यानी इसकी जो स्थापना की थी वो पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से हुई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा, उसको देखते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश जो संस्कृत संस्थान है लखनऊ में, इसका जो स्थापना वर्ष है दोस्तों 1976 है। और इसमें भाषाएं, इसकी विशेषता क्या क्या रही है, तो ये संस्कृत है और पाली है, प्राकृतिक भाषाएं हैं। उनके साहित्य के सर्वांगीण विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका, दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि महर्षि और व्यास सहित कुल 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसकी बात करें तो इस संस्थान के द्वारा वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू अकादमी है लखनऊ में 1972 में स्थापित की गई। और अकादमी द्वारा ये खबरनामा मासिक व अकादमिक त्रैमासिक पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अमीर खुसरो, प्रेमचंद सहित जो है तमाम प्रकार की ये पत्र पत्रिकाएँ हैं। और ये दोस्तों प्रेमचंद पुरस्कार सहित कुल 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में सिंधी अकादमी लखनऊ में है, 1996 से संबंधित है ये। अर्थात इसकी स्थापना 1996 में की गई। और ये सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार, भाषा के विकास, जो संरक्षण है इसके लिए। चलिए आगे पेज पर बढ़ते हैं। तो इसके संरक्षण के संवर्धन के लिए क्या किया गया है, की गई है। उत्तर प्रदेश जो पंजाबी अकादमी लखनऊ में है, मार्च 1998 से संबंधित है। और ये भाषा जो है पंजाबी है, प्रसार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है संस्थान की बात करें तो लखनऊ में है, दिसंबर 1994 से ये संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष है। और ये संस्थान भाषा निधि की धनराशि से संचालित है। हिंदी भाषा और संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं के प्रचार के लिए इसकी जो है स्थापना की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, उर्दू भाषा के विकास और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए स्वर्गीय फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन वर्ष 1976 में किया गया था। और ये तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी सहित कुल 13 भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए भाषा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में खोले गए हैं। चलिए दोस्तों अब ये इस पॉइंट के यानी चैप्टर के अंत में कैप्सूल दे दिया गया है जो कि परीक्षाओं में आया हुआ है अब तक का, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आता है हमारा जो पहला पॉइंट है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं तो नवाब वाजिद
अली शाह हैं। कौन है? नवाब वाजिद अली शाह हैं। और अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है, ये गोरखपुर के प्रकाशित होती है। गीता प्रेस गोरखपुर से, वो की गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों ये फर्रुखाबाद में हुआ था। और रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये ब्रह्मवर्त में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पॉइंट की बात करें अगर, तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो हैं, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। और अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। और कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो वाराणसी में हुआ। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो ये बनारस अखबार है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली जो पत्रिका है, ये 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, जो कि बाल बोधिनी है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी का नाम भी कौन नहीं जानता? अर्थात उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध जो हैं वो हैं रघुपत सहाय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारतीय जो साहित्य हैं। आरंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य जो है हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। अर्थात मुंशी प्रेमचंद का जो नाम था वो धनपत राय था, इनका पुराना नाम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। और सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों एटा जिले में हुआ था। गोदान द्वारा लिखा गया, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक का जो हमारा चैप्टर था वो था उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं और साहित्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो चैनल को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो जब भी मैं डालूँ मिलता रहे। तो चलिए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें आपका 14वां पॉइंट है, ये उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं। और जनजातियों के क्रम में अगर देखा जाए तो दोस्तों भारत में जो अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है वो प्रतिशत में अगर देखी जाए तो 8.9% है। और भारत की जनजातियों का 1.09% भाग जो है उत्तर प्रदेश में ये रहती है, अर्थात ये उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के अनुसार ही देखा जाएगा। तो इसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो 0.6% अनुसूचित जनजाति है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जातियां हैं, जिसमें गोंड है, थारू है, बुक्सा है, और जौनसारी है, राजी है, और माहीगिरी है, और खरवार है। इतनी प्रकार की जनजातियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। अब ये मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो एक ज़िला हमारा जो बिजनौर है, और बिजनौर से दोस्तों आपका गंगा नदी भी प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से, और सहारनपुर से जो एंट्री करती है यमुना करती है। तो दोस्तों बिजनौर के क्रम में अगर बात की जाए तो इसमें आपकी महीगिर और बुक्सा दो जनजातियाँ पाई जाती हैं। महीगिर और बुक्सा ये बिजनौर जो है आपके ज़िले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट थारू जनजातियाँ जो पाई जाती हैं। ये थारू जनजातियाँ कई ज़िलों में पाई जाती हैं। थारू जनजातियों के जो ज़िले हैं वो पहला लखीमपुर खीरी है, ये लखीमपुर खीरी है। और बहराइच जिला है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति यहाँ पर निवास करती है। अब आते हैं आगे, तो आगे खरवार जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। तो खरवार जनजातियाँ दोस्तों ये आपके देवरिया में, देवरिया जो कि बिहार से सटा हुआ इलाका है, बलिया है जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, और गाजीपुर है। अर्थात देवरिया, बलिया और गाजीपुर, यहाँ पर आपकी जो जनजाति पाई जाती है ये खरवार जनजाति पाई जाती है, ये वाली खरवार जनजाति। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे वाराणसी है दोस्तों। वाराणसी में ये चेरो जनजाति पाई जाती है। और मिर्ज़ापुर में जो जनजाति पाई जाती है इसमें कई जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें गोंड है, धुरिया है, नायक है,
ओझा है, पठारी है, राजगौड़ है, पंखा है और खरवार है। इतनी प्रकार की जनजातियाँ जो है आपके मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। अब इससे से आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है सोनभद्र। सोनभद्र में ये निम्न प्रकार की जो जनजातियाँ हैं पाई जाती हैं। इसमें कर्मा जनजाति है, परहिया है, बैगा है, पंखा है, बनिका है, अगरिका है, पठारी है, चेरो है, भुइया है और खरवार है। ये जनजातियाँ जो है आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। अब अगर आगे बढ़ें तो और ज़िले जो है यहाँ जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब आता है ललितपुर ज़िला। ललितपुर के क्रम में अगर देखा जाए तो ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये कई बार बताया जा चुका है। और ललितपुर में दोस्तों ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये थे अब तक के कुल जनजातियों के जो क्रम दिए गए हैं, जिनको मैप में ये दिखाया गया है। इस प्रकार जिले वाइज जो है ये दर्शाया गया है कि कहाँ-कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है। चलिए अब इनको डिटेल से चर्चा करते हैं। अब इसमें दोस्तों वर्ष जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जो संख्या है, वो संख्या की अगर बात करें तो 11,34,273 है। 11,34,273 है, जिनमें ये 5,81,083 पुरुष हैं। इनको अगर अलग-अलग किया जाए तो ये हो जाता 5,81,083 पुरुष हैं और 5,53,190 स्त्रियां हैं। कुल मिला के जो संख्या है ये इतनी है, 11,34,273। और प्रदेश में गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, महिगिरी एवं राजी जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसमें दोस्तों गोंड समूह की जो जनजातियां हैं, इसमें आपका है 5,69,035। राज्य की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है 1,60,676। 1,60,676 हैं, जो कि खरवार समूह की जनजातियां हैं। उसके बाद मित्रों आता है थारू। और थारू का जो समूह की बात करें तो 1,05,291 ये जनजातियां पाई जाती हैं। अब राज्य के सोनभद्र जो ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का जो सोनभद्र ज़िला है, इसमें अनुसूचित जनजातियों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और बागपत ज़िले में भी इनकी संख्या सबसे कम पाई जाती है। सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती है और बागपत में ज़िले में सबसे कम पाई जाती है। अब आगे अगर बात करें तो ये दोस्तों 1967 में राज्य की 5 जनजातियाँ, जिसमें थारू था, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी ये जनजातियाँ थीं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा इन्हें दिया गया था और उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ, तो अलग होने के बाद 2003 में जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्य की 10 जनजातियों की अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में इनको सूचीबद्ध किया गया। और ये 10 जो जातियाँ हैं, इसमें पहली जनजाति है गोंड है, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौड़ हैं। अर्थात जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति के अंतर्गत धुरिया आता है, नायक आता है, ओझा आता है, पठारी आता है और राजगोंड आते हैं। दूसरा जो जनजाति है खरवार है, तीसरा दोस्तों परहिया है और चौथा सहरिया जनजाति है, पांचवा बैगा जनजाति है और छठवां पंखा या पणिक जनजाति है और सातवां जनजाति दोस्तों जो है वो क्या है, अगरिया है और आठवां पटारी है, नौवां जनजाति चेरो है और 10 जनजाति जो है भुइया या भुनिया जनजाति है। अब थारू के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो थारू जनजाति जो दोस्तों पाई जाती है, थारू जनजाति की अगर बात करें तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई जो भाग हैं वहाँ निवास करती हैं। और थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं और इनका जो मुख्य भोजन चावल और मछली होता है। चावल और मछली इनका प्रमुख भोजन है। थारू जनजाति की अगर बात करें दोस्तों तो ये संयुक्त परिवार में और मात्र सत्तात्मक प्रथा इनमें पाई जाती है। इनमें जो है विधवा विवाह की भी प्रथा है। और थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके आराध्य देव जो हैं महादेव और भैरव हैं। दोस्तों थारू जनजाति के जो लोग हिंदू धर्म से मानते हैं, इनके जो आराध्य देव माने जाते हैं वो महादेव और भैरव को ये मानते हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर के बांस का होता है और ये रामकृष्ण की भी पूजा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को ये लठ भरवा भोज कहते हैं। और थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शोक दिवस के रूप में कौन सी जनजाति मनाते हैं, ये जनजाति के लोग मनाते हैं। तो दोस्तों थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोग को
शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और दोस्तों थारू जनजाति के लोग मकर संक्रांति, होली और कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, बजहर और ये त्यौहार जितने होते हैं इनको मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग दोपहर और शाम के भोजन के लिए मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। 2 अक्टूबर 1980 को प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब दूसरा दोस्तों आता है हमारा भोक्सा या बुक्सा जनजाति। इनको भोक्सा या बुक्सा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो जनजातियां पाई जाती हैं जो भोक्सा या बुक्सा राज्य के बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। बिजनौर जो आपका जिला है, यहाँ पर बुक्सा राज्य की जनजाति, इस राज्य में बुक्सा जनजाति पाई जाती हैं। और इस जनजाति का संबंध ये पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। इस जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तख्त कहलाता है। इस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है और ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किस देवी की पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। और इस जनजाति के लोग बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो दोस्तों कृषि है, यानी खेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा जनजातियों का क्रम है, इसमें बुक्सा जनजाति चल रहा था। तो बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन चावल और मछली है। और बुक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध के आधार पर होता है। अनुबंध करने का मतलब है एक जो है एक लिखित बांड होता है, ये कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। और इनको अनुबंध हिंदी शब्द है ये। यहाँ विधवा विवाह और बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। और बुक्सा जनजाति में रक्त संबंध में विवाह वर्जित है। और इनका परिवार जो होता है पितृसत्तात्मक होता है। परिवार का ज्येष्ठ पुत्र ही परिवार का मुखिया होता है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ये आपका आता है बुक्सा जनजाति विकास परियोजना जो है 1983 से 84 में शुरू की गई थी। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये माहीगीर है। और माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य आधार मछली पकड़ना होता है। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। अब खरवार जनजाति आती है। खरवार जनजाति की अगर बात की जाए तो खरवार जनजाति के लोग प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इनकी प्रमुख उपजातियों में ये पटबंदी, सूरजवंशी, खेरी, दौलतबंदी, राउत, मौगती और मोझायली, गोंजू और आर्मिया हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख देवताओं में ये बधूस और बनसंती और दुल्हा देव और घमसान, गोरैया, शिव आदि ये हैं जिनको ये पूजते हैं। खरवार जनजाति दोस्तों तंत्र मंत्र में भी विश्वास करती है। और खरवार जनजाति के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। अर्थात ये शाकाहारी भी होते हैं और मांस का भी सेवन करते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन के रूप में ये गेहूँ और चावल का प्रयोग करते हैं। और उत्सव के समय मदिरा का भी पान करते हैं, अर्थात मदिरा भी पीते हैं। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। खरवार जनजाति का नृत्य क्या है? तो कर्मा है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो जनपद हैं, तो एक तरफ जनपद दिया है, दूसरी तरफ जनजाति संख्या दी गई है, जनसंख्या उनकी। तो सोनभद्र की अगर बात करें दोस्तों, सोनभद्र जिले की, तो इसमें आपके 3,85,018 जो जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं। और सोनभद्र के बाद बलिया का नंबर आता है। तो बलिया में 1,10,114 जनजातियां हैं। देवरिया में दोस्तों 10 लाख। बलिया में अगर बात की जाए दोस्तों तो 1,09,894 हैं। और कुशीनगर में 80,269 हैं। और ललितपुर में 71,610 जनजातियाँ पाई जाती हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जो जनपद हैं, एक तरफ जनपद दूसरी तरफ जनजातियों की संख्या दी गई है। बागपत जिला है जिसमें 14 हैं, कन्नौज में 15, बदायूं में 58, एटा में 140, कासगंज में 150, कासगंज में 150 और औरैया में 150। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परिषदता वाले जो जनपद हैं, इसमें जनपद है सोनभद्र जिसमें 20.7% जो जनजातियाँ पाई जाती हैं। ललितपुर की अगर बात करें तो 5.9% पाई जाती हैं। देवरिया जिला की बात करें जो कि गोरखपुर के बगल में पड़ता है, तो यहाँ जनजाति जो होते हैं 3.5% में पाई जाती है। बलिया की बात करें जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, तो ये 3.4% यहाँ पाई जाती हैं। और कुशीनगर की अगर बात करते हैं तो 2.3% जनजाति पाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों हमारा जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषदता वाले जनपद हैं। न्यूनतम न्यूनतम में अगर देखा जाए तो बागपत है, जहाँ पर 0.001% जनजाति पाई जाती है। कन्नौज है तो कन्नौज में 0.001% पाई जाती है। और बदायूं की बात करें तो दोस्तों बदायूं जिले में 0.002% पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पेज हमारा है, अगला पॉइंट ये आ गया। तो अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो ये बुलंदशहर है, जिसमें 0.006% पाई जाती हैं जनजातियाँ। और मुजफ्फरनगर है, इसमें 0.008% जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। और ये सैनिटरी मार्ट योजना राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। चलिए आगे देखते हैं। तो जनजातियां हैं और उनके निवास स्थान हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो जनजातियों का क्रम देखते हैं पहले। दोस्तों जनजातियों में अगर बात की जाए तो गोंड है, धुरिया है, नायक है, ओझा है, पथरी है और राजगोंड है। ये जो जिले हैं जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं, तो महाराजगंज जिला है जो कि नेपाल से सटा हुआ है। सिद्धार्थनगर जिला है, ये भी नेपाल से सटा हुआ है। बस्ती जिला आपका है, गोरखपुर है, देवरिया है, मऊ है। ये सभी ज़िले आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और मऊ ज़िले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें और ज़िले आते हैं। और ज़िले के अंतर्गत आजमगढ़ है, जौनपुर है, बलिया है, गाजीपुर है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। खरवार जनजाति या खैरवार की बात करें तो देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, वाराणसी है और सोनभद्र है। सहरिया जनजाति की अगर बात की जाए तो ललितपुर जिला पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। यह मैप में मैं कई बार बता चुका हूँ। और बैगा, भुइया, भुनिया, पहरिया और पहाड़ियाँ जो हैं, अगारिया, पठारी हैं, सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। और पंखायोंग जो पणिक है, ये यहाँ सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं ये जनजातियाँ। और चेरो जनजाति जो पाई जाती है सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। अब लास्ट में कैप्सूल जो दिया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और ये यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से संबंधित है? तो वो थारू जनजाति है। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो चेरो है, चेरो जनजाति है। और ये आगरिया, बेगा और भुइया अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले में मुख्यतः निवास करती हैं। तो किस ज़िले में निवास करती हैं? तो वो ज़िला सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया जनजाति में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या जो सर्वाधिक है? तो वो सीतापुर में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, यह है उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और अगर और बात करें उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक जो है जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र है। और किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू जनजाति की सबसे अधिक है। थारू जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भारत के क्रम में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो थारू जनजातियाँ जो हैं वो दीपावली को शौक के रूप में मनाती हैं। कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो बिजनौर जिले में निवास करती है? तो महिगीर है। और बांदा जनपद में ये पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं, तो खरवार है। और उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो जौनसारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों, कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में अधिसूचित, अनुसूचित और जनजाति शामिल नहीं है? कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है? तो तड़बी है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शुभ के रूप में 2 बार आ गया है? तो ये थारू जनजाति याद रखना है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। और भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को
अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो वो वर्ष जो रहा है 2003 का वर्ष रहा है, अर्थात सन 2003 में जो है सूचीबद्ध किया है। तो दोस्तों ये रहे आपके पत्र पत्रिकाएं और ये अनुसूचित जनजातियां जो कि एक ही वीडियो में समाहित की गई हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैसे हमारे कहने से तो आप करेंगे नहीं, जब आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।